Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए एक सन्यासी, एक प्रैक्टिसिंग मॉन्क जो अपने जीवन का हर एक पल भगवान को समर्पित कर चुका है। अब वो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। एक ऐसा राज्य जिसकी पॉपुलेशन लगभग ब्राजील देश जितनी है। यह योगी ही आज उत्तराधिकारी की दौड़ में सबसे आगे है। आज की इंडियन पॉलिटिक्स का मेन नैरेटिव क्या है? बीजेपी की हेगेमोनी और पीएम नरेंद्र मोदी जी की टावरिंग पर्सनालिटी। लेकिन जैसे ही 2029 का पॉलिटिकल टाइमलाइन पास आ रहा है, सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी जी का सक्सेसर कौन होगा। इस डिस्कशन में योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं है, वो एक डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजिकल फिनोमिनन है। हमारी एनालिसिस कहती है कि योगी आदित्यनाथ में आइडियोलॉजिकल करिश्मा और स्ट्रॉन्ग मैन क्रेडेंशियल्स यानी एक मजबूत नेता की छवि दोनों है। लेकिन उनका प्रधानमंत्री का पाथ आसान नहीं है। उनके रास्ते में स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, जैसे कास्ट पॉलिटिक्स, उनके इकोनॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस और उनके दिल्ली और लखनऊ के बीच की साइलेंट पावर स्ट्रगल। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक भाजपा पॉलिटिशियन समझना गलत होगा। उनकी पॉलिटिक्स की डीएनए उनके स्पिरिचुअल रूट्स में है। यह रूट्स है नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ मठ, जो हमेशा से स्पिरिचुअल एसेटिज्म को मिलिटेंट पॉलिटिकल एक्टिविज्म के साथ ब्लेंड करते आए हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? उनका ओरिजिनल नाम था अजय मोहन सिंह बिष्ट। वह उत्तराखंड के पंचूर गांव में 5 जून 1972 को पैदा हुए थे। उन्होंने मैथमेटिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी। उनके सपोर्टर्स यह डिटेल इसलिए बताते हैं ताकि उनकी रैशनल अप्रोच को एम्फेसाइज कर सकें। 1990s में जब राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था, उस एजिटेशन से अट्रैक्ट हुए। उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया और महंत अवैधनाथ गोरखनाथ मठ के हेड के शिष्य बन गए। यह सिर्फ इनिशिएटिव स्पिरिचुअल नहीं था, डीपली पॉलिटिकल भी था। उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ अयोध्या मूवमेंट के शुरुआत फेजेस में माने जाने हस्ती रहे थे। सन्यासी बनने के बाद अजय सिंह बिष्ट ने अपना नाम योगी आदित्यनाथ रख लिया। उन्हें सिर्फ स्पिरिचुअल सक्सेसर नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल एयर के रूप में भी तैयार किया गया। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वो लोकसभा की एमपी बन गए। उन्होंने लगातार 5 बार गोरखपुर कंस्टिट्यूएंसी से जीती है। इसे इम्प्रेग्नेबल सैफरन फोर्ट्रेस बना दिया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ बीजेपी पर रिलाई नहीं किया। 2002 में उन्होंने अपनी खुद की एक प्राइवेट पार्टी बनाई, हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी क्या था? यह एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर था ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वांचल में। इसका फोकस था काउ प्रोटेक्शन, लव जिहाद से लड़ना और घर वापसी की एक्टिविटीज। हिंदू युवा वाहिनी ने एग्रेसिव टैक्टिक्स अपनाए, जिससे इलेक्टोरेट पोलराइज हुआ और उनकी इमेज हिंदू हृदय सम्राट की बन गई, एक ऐसा अनकॉम्प्रोमाइजिंग डिफेंडर। 2017 में सीएम बनने के बाद उन्हें विजिलांटे ग्रुप की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब उनके पास स्टेट पुलिस थी। इसलिए 2022 के आसपास हिंदू युवा वाहिनी को फॉर्मली न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 19 मार्च 2017 को ऑफिस संभालने के बाद योगी जी ने अपना डिस्टिंक्ट गवर्नेंस स्टाइल बनाया। इसे योगी मॉडल कहा जाता है। यह मॉडल मोदी जी के गुजरात मॉडल, जो कॉर्पोरेट फ्रेंडली था, से थोड़ा अलग है। यह मॉडल सुरक्षा की प्राइमरी बेस्ड है। उनका मानना है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश नहीं होगा, तब तक विकास नहीं हो सकता। यूपी में गवर्नेंस एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन से चलती है। कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान उन्होंने टीम 11 बाद में टीम 9 बनाई। ये सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप था जो सीधे सीएम को रिपोर्ट करता था, अक्सर कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी बाईपास करके। इस स्टाइल के कारण एमएलएज और एमपीज को मार्जिनलाइज्ड यानी कुछ लोग इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि ऑफिसर सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से सलाह लेते थे। योगी आदित्यनाथ के टेन्योर का सबसे डिफाइनिंग सिंबल रहा है बुलडोजर। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये स्टेट पावर का एक टोटम बन चुका है। सरकार कहती है कि क्रिमिनल्स, माफिया डॉन्स और राइटर्स को इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाई गई अवैध संपत्ति को डिमोलिश करके ऑर्डर रेस्टोर किया जा रहा है। इसे गुंडा राज खत्म करने का तरीका बताया जाता है। यह तुरंत न्याय वाली पॉलिसी वोटर्स को बड़ा अपील करती है, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस
बहुत स्लो होती है, लेकिन इस मॉडल ने एक सीवियर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी पैदा की है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे सिंपली अनएक्सेप्टेबल अंडर द रूल ऑफ लॉ कहा। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि ये डिमोलिशंस अक्सर कलेक्टिव पनिशमेंट होते हैं। इसका मतलब अगर घर के किसी एक मेंबर ने क्राइम किया तो परिवार के इनोसेंट लोगों को भी पेनलाइज किया दिया जाता है, जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का वायलेशन है। योगी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नैरेटिव को ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से सपोर्ट करती है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एनसीआरबी 2023 पॉपुलेशन के हिसाब से एडजस्ट करें तो यूपी का ओवरऑल क्राइम रेट नेशनल एवरेज से बेहतर है। यूपी का ओवरऑल क्राइम रेट 181.3 पर लाख पॉपुलेशन है, जबकि नेशनल एवरेज 270.3। गवर्नमेंट क्लेम है कि 2023 में जीरो कम्युनल राइट्स हुए, जबकि पहले फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स होते थे, जैसे कि मुजफ्फरनगर 2013 में। लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल क्वालिटेटिव रिपोर्ट्स में डार्क पिक्चर पेश करती है। एलिगेशंस ये हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनकाउंटर्स के और डिसेंटर्स यानी जो विरोधियां हैं उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट एनएसए की वेपनाइजेशन के भी एलिगेशंस हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि यूपी में जो पीस दिखाई देती है वो पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड है, जिसे डर और सिविल लिबर्टीज को सप्रेस करके मेंटेन किया जाता है। योगी जी जानते हैं कि हिंदुत्व से इलेक्टोरल डोमिनेंस सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने एग्रेसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट नैरेटिव पर फोकस किया है। यूपी को 2027 से 2029 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एम्बिशियस गोल लिया है। योगी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे टेंजिबल सक्सेस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का रैपिड एक्सपेंशन है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क देखें तब आपको समझ में आएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के अंडर डेवलप्ड क्षेत्रों की इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक कर रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर जैसे एयरपोर्ट्स यूपी को ग्लोबल मैप पर ला रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी स्कीम लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करता है। यह इंडिजिनस इंडस्ट्रीज जैसे कि भदोही के कारपेट्स या मुरादाबाद के ब्रासवेयर को प्रमोट करती हैं, जिससे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिला है। ग्रोथ चेक की बात करते हैं अब। यूपी की इकोनॉमी अब 7th लार्जेस्ट से सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और नॉमिनल ग्रोथ लगभग 100 से 140% बढ़ा है। 1 ट्रिलियन टारगेट को अचीव करने के लिए यूपी को 30% से ज्यादा एनुअल ग्रोथ रेट की जरूरत है। करंट रेट करीब 11 से 14%, इससे काफी नहीं है। पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें, पर व्यक्ति आय ट्रिपल होकर रुपीज 1.3 लाख हुई है, लेकिन यह अब भी नेशनल एवरेज से कम है, क्योंकि यूपी पर बहुत पॉपुलेशन का बर्डन है। योगी जी के इकोनॉमिक रिकॉर्ड में सबसे बड़ी कमजोरी है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। वर्कफोर्स का एक बड़ा मेजॉरिटी करीब 59.3% अभी भी लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में है। इसका मतलब है जॉब क्वालिटी की कमी है। 2024 इलेक्शंस में यूथ एंगर साफ दिखी। इसकी मेन वजह थी पेपर लीक क्राइसिस। जब पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम्स रिपीटेडली कैंसिल होते हैं तो एस्पिरेशनल यूथ डेमोग्राफिक का ट्रस्ट टूटता है। 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स में योगी आदित्यनाथ के लिए एक शॉक था। बीजेपी का टारगेट यूपी की सभी 80 सीटें जीतना था, लेकिन कितने सीट्स मिले उन्हें? सिर्फ 33। ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी को 37 सीट्स जीतकर सरप्राइज विनर बनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि योगी जी की इनविंसिबिलिटी यानी जो अपराजित होने की उनकी जो छवि थी वो टूट गई। बीजेपी का ब्रॉड सोशल कोलिशन जो है अपर कास्ट, नॉन यादव ओबीसीज और नॉन जाटव दलित्स, ये फ्रैक्चर हो गया। एसपी की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सक्सेसफुल रही। नॉन यादव ओबीसीज जैसे कुर्मीज, मौर्यज को लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ठाकुर सेंट्रिक हो गई है। दलित वोट भी शिफ्ट हुआ। उन्हें डर था कि बीजेपी की ब्रूट मेजोरिटी कहीं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके रिजर्वेशन आरक्षण खत्म न कर दे। योगी जी का पाथ सिर्फ वोटर्स तक नहीं, बीजेपी के इंटरनल पावर डायनामिक पर भी डिपेंड करता है। डबल इंजन की जो सरकार है, यानी दिल्ली में मोदी जी और लखनऊ में योगी जी का रिलेशन म्यूचुअल डिपेंडेंसी और लेटेंट एक राइवलरी रही है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से भरी है। 2024 के बाद योगी जी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक प्रमुख ओबीसी फेस के बीच पब्लिक बहस हुई। मौर्य जी ने डायरेक्टली चैलेंज किया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरकार से बड़ी हो गई है, संगठन सरकार से बड़ा है। इस रिफ्ट से यह एक्सपोज हुआ कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और ओबीसी बेस फील करते हैं कि योगी जी के एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस ने उन्हें ओवरशैडो कर दिया है। अब आरएसएस की बात करते हैं। आरएसएस अल्टीमेट आर्बिटर है।
आरएसएस आइडियोलॉजिकली योगी जी के सपोर्ट में है, लेकिन वह पर्सनालिटी कल्ट्स के विरुद्ध रहती है। आरएसएस अब एक्टिवली इंटरवीन कर रही है ताकि 2027 असेंबली इलेक्शंस में कोई नुकसान ना हो। मोदी जी के बाद योगी जी ही पैन इंडिया हिंदुत्व फॉलोइंग कमांड करते हैं। वह केरला से त्रिपुरा तक स्टार कैंपेनर रहे हैं। उनकी एक स्ट्रॉन्ग मैन अपील है। उनकी डिसाइसिव नो नॉनसेंस एडमिनिस्ट्रेशन की इमेज ऑर्डर और नेशनल स्ट्रेंथ चाहने वाले इंडियन मिडिल क्लास को अपील करती है। उनकी छवि एकदम साफ है। वो योगी हैं। उन्हें करप्शन के चार्जेस कोई नहीं लगा सकता उनके ऊपर। उन्होंने राम मंदिर और लव जिहाद क्रैकडाउन जैसे कोर आइडियोलॉजिकल प्रोमिसेस पर डिलीवर किया है। अब कोलिशन कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। उनकी हार्डलाइन इमेज माइनॉरिटी वोट्स पर रिलाई करने वाले जो उनके अलाइज हैं, उनके लिए थोड़ी दुविधा पैदा कर सकती है। उन्हें ठाकुर लीडर का टैग हटाना होगा और ओबीसी लीडरशिप को जेन्युइनली इंटीग्रेट करना होगा, वरना 2024 जैसा कहीं दोबारा सेटबैक न लगे 2029 में। वेस्टर्न नेशंस उनके ह्यूमन राइट रिकॉर्ड की वजह से थोड़ी स्केप्टिकल हैं। पीएम बनने पर डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन बढ़ सकता है। योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक फेयर ब्रांड से इंडिया के सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव हेड में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। उनका मॉडल एग्रेसिव मेजॉरिटेरियनिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ का मिक्स है, लेकिन लखनऊ से न्यू दिल्ली का रास्ता सीधा नहीं है। ये कास्ट पॉलिटिक्स और इंटरनल कंपटीशन से भरा हुआ है। योगी जी का फ्यूचर 2027 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से लिंक्ड है। यह इलेक्शन उनकी सेमीफाइनल होगी। अगर वह थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म जीत जाते हैं तो वो इंटरनल डिट्रैक्टर्स को चेकमेट कर देंगे। तब उनकी क्लेम को कोई रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बीजेपी यूपी हार जाती है तो उनकी इनविंसिबिलिटी का ऑरा टूट जाएगा। पार्टी एस्टैब्लिशमेंट तब मॉडरेट ऑल्टरनेटिव्स जैसे नितिन गडकरी या अमित शाह की तरफ देख सकती है। योगी जी को इवॉल्व करना होगा। सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट रहने से सीमा फिक्स्ड है। उन्हें आइडियोलॉजिकल कोर के साथ इंक्लूसिव इकोनॉमिक डिलीवरी को सिंथेसाइज करना होगा। एस्पिरेशनल इंडिया के लिए लीडर बनना होगा। 2027 यूपी असेंबली इलेक्शंस का वर्डिक्ट ही इस हाई स्टेक सक्सेशन ड्रामा कास्टिंग वोट डालेगा। योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय पावर ही की ओर बढ़ना एक ऐसे रीजनल मिलिट्री जनरल जैसा है जो अब पूरे अंपायर को कमांड लेना चाहता है। उन्होंने अपने बैटलफील्ड यानी यूपी में विक्ट्री हासिल की, लेकिन इंपीरियल कोर्ट दिल्ली पर कमांड करने के लिए उन्हें क्रूशियल अलाइज यानी ओबीसी दलित लीडर्स का सपोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ एल्डर्स आरएसएस का आशीर्वाद चाहिए। 2027 इलेक्शन उस कैपिटल पर मार्च करने से पहले उनकी अंतिम और अनिवार्य घेराबंदी होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, हम जल्द मिलेंगे। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.